Dear students, today I am going to start your next life process that is called transportation. I think that before transportation, whatever I have teach you, nutrition and respiration, I think you have no any problem in that chapter, in that topic. Okay, so let us come on your next topic, transportation. In this transportation, the meaning of transportation is movement of substance or anything from one place to another place, that is called transportation. And you know that in the human body or any animal's body, when digestion and respiration take place, then the movement of substance is most important, and for that there is another life process that is called transportation. In this transportation, generally it means to carry substance from one position to another position of body is called transportation. Are you getting that thing? Transportation means एक जगह से दूसरे जगह तक सबस्टांस को पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन. इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि ए प्रोसेस इन विच transportation of substance take place from one place to another is called transportation. And for doing this transportation, there are so many organs and special tissues inside the body. So आप दूसरे पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि for this process there are some organ and some special tissues are present in the body. और इस बॉडी में इस प्रोसेस के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं जो इन प्रोसेस को करते हैं. आगे बढ़ते हैं हम. ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं. पहला पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल और दूसरा पार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. क्योंकि एनिमल और प्लांट के बारे में ही हम स्पेशली पढ़ते आ रहे हैं. न्यूट्रिशन में भी मैंने पढ़ा एनिमल का न्यूट्रिशन, प्लांट का न्यूट्रिशन. रेस्पिरेशन में भी मैंने पढ़ा एनिमल का रेस्पिरेशन, प्लांट का रेस्पिरेशन. सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन भी एक एनिमल में होती है और एक प्लांट में होती है. अब एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन को फिर दो पार्ट्स में हम बांटते हैं. पहला को कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और दूसरे को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. ये दोनों सिस्टम हमारे एनिमल्स बॉडी में पाए जाते हैं. सिमिलरली प्लांट में भी ये दो पार्ट्स में बंट जाते हैं. पहले को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप और दूसरे को कहते हैं ट्रांसलोकेशन. और एक एक करके हम इन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स
और इस ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स को आप दो पार्ट्स में बांटे। पहला ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी अपने में 3 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, जिसके थ्रू ये सिस्टम कंप्लीट होता है। और वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो आप यहाँ देखिए। पहला पार्ट्स होता है ब्लड, दूसरा पार्ट होता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा पार्ट्स होता है हार्ट। ये तीनों कंपोनेंट के सहारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कंप्लीट होते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट हुआ हमारा ब्लड, तो आप हम शुरू करते हैं। हम शॉर्ट में लिख देते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, BCS, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस इनसाइड द बॉडी थ्रू ब्लड। क्या आप लिख सकते हो कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस inside body through blood is called blood circulatory system या blood circulation system। इसमें पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे ब्लड के बारे में कि ये ब्लड है क्या। तो इसका पॉइंट वाइज आप इसके बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहला काम कि ये कनेक्शन का काम कर रहा है ऑल ओवर बॉडी में, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आप ये फ्लूइड के रूप में होता है, तो यहाँ आप फ्लूइड भी लिख सकते हो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पहला पॉइंट हुआ कि ब्लड जो होते हैं वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या हुआ कि जनरली इट इज रेड इन कलर। अब ऐसा नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी ब्लड ही कहलाता है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स में जो हम ब्लड के नाम से जिसको जानते हैं कॉमनली, जो हमारे दिमाग में होता है कि ब्लड मीन्स रेड कलर, सो इट इज रेड इन कलर। तीसरा पॉइंट होता है कि ये ब्लड रेड क्यों होता है, तो इट इज रेड ड्यू टू ए पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये ब्लड का अपना एक जनरल फीचर है। आगे इसको जब हम इसके कंपोनेंट को लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो जनरली ब्लड के कंपोनेंट जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है आरबीसी, तीसरा होता है डब्ल्यूबीसी और चौथा होता है प्लेटलेट्स। ये ब्लड के कंपोनेंट हो गए, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके कंबाइंड फॉर्म को क्या कहते हैं, ब्लड। अब एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे कि प्लाज्मा क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है और इनका क्या फंक्शन है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो प्लाज्मा पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा हुआ आरबीसी,
तीसरा हुआ WBC, चौथा हुआ प्लेटलेट्स। अब इनके बारे में हम बता दें आपको। प्लेटलेट्स, सबसे पहला पॉइंट होता है प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा का मतलब होता है द लिक्विड पार्ट्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि लिक्विड पार्ट्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। इट इज अप्रॉक्स 90% ऑफ टोटल मास। जितने ब्लड की क्वांटिटी होती है उसके 90% प्लाज्मा होते हैं, मतलब 90% क्या है, वो लिक्विड है, मीन्स वाटर कंटेन्स वाटर। तो 90% ऑफ टोटल मास, और ये 90% होता क्या है, वाटर होता है। इसके अलावा कुछ इसके न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कंटेन करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे चीज इसमें होते हैं। कुछ अलग केमिकल्स भी होते हैं। तो ये प्लाज्मा होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट गिव्स द प्लेस, ये प्लेस देता है, जगह देता है बाकी कंपोनेंट के लिए। तो ये प्लाज्मा था। आरबीसी पे हम चलते हैं, तो पहले इसका फुल नाम देखेंगे। इसका नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। इसको कभी कार्पेल्स भी कहा जाता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स। दूसरा पॉइंट इसका कि इट इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ये रेड होता है। तीसरा पॉइंट कि इसके जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस इन देयर सेल। इनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। एक एक्सेप्शन है यहाँ कैमल, आप जानते होंगे एक्सेप्शन यहाँ आप लिख सकते हो कि कैमल जो होते हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, कैमल के। बाकी लोग के ब्लड में जो आरबीसी होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट है इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, कितने दिन तक ये जिंदा होता है। तो ये 120 डेज तक, 4 मंथ तक जिंदा रहता है, उसके बाद ये डेड हो जाता है। दूसरा चीज ये बनता कहाँ है, तो इट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो जो होते हैं वहीं पे इसका फॉर्मेशन होता है। ये आरबीसी हुआ। अब इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पकड़ता है और सारे पार्ट्स में ले जाता है, इंक्लूडिंग लंग्स भी, सबके पास ये ले जाने का काम करता है आरबीसी। फिर आते हैं हम डब्ल्यूबीसी पे, तो इसका फुल नेम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, देखिए इसके नाम से क्लियर है, व्हाइट है, इट मीन्स कि इसमें ये पिगमेंट नहीं होगा। नो हीमोग्लोबिन इज फाउंड, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज नॉट रेड इन कलर, ये लाल रंग का नहीं होता है। इसके लाइफ स्पैन जो होते हैं, लाइफ स्पैन इसके 3 से 4 दिन तक होते हैं, 3 to 4 डेज। 3 से 4 दिन में ये फिर डेड हो जाते हैं। ये भी कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। और इनका मेन काम क्या है कि इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचाता है, इसलिए इसे सोल्जर ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। अपने बॉडी का ये क्या है, सोल्जर भी इसको कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे जो जो पॉइंट्स इसके लिखे हैं, जस्ट उसके अपोजिट में इसके पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हैं। लास्ट होता है प्लेटलेट्स। ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो ए पार्ट्स ऑफ ब्लड। ये भी ब्लड के पार्ट्स होते हैं और ये काफ़ी छोटे होते हैं। और इनका मेन काम क्या है कि ये जो हैं ये कोगुलेशन में मदद करते हैं। मतलब क्या हुआ कि इट हेल्प इन
हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ कट जाए किसी व्यक्ति का और ब्लड गिरने लगे तो फिर वो ब्लड रुकता कैसे है, तो वहाँ पे ये प्लेटलेट्स ही रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना दिखाता है। इसमें इस प्लेटलेट्स में एक केमिकल्स होता है, जो केमिकल्स बाहर निकलता है, थ्रोम्बोसाइट्स, उसको हम कुछ नाम है अभी हमको याद नहीं आ रही है, फिर आपको हम बताएंगे। वो निकलता है और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग क्या होने शुरू हो जाता है और ब्लड का फ्लो रुक जाता है। तो ये सब पॉइंट्स थे किसके, ब्लड के। अब इस तरह अगर हम देखें तो आप बताइए कि पूरा ओवरऑल ब्लड का क्या फंक्शन होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर इन सारे पॉइंट्स को आप लिख लिए हैं, देख लिए हैं, तो आप लिख सकते हो कि ब्लड का फंक्शन क्या हुआ। तो आप पहला पॉइंट में लिख सकते हो कि इट ट्रांसपोर्ट O2, दूसरा इट ट्रांसपोर्ट CO2, तीसरा इट ट्रांसपोर्ट मिनरल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स etc। ये सारे को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फिर आप लिख सकते हो कि इट हेल्प इन क्लॉटिंग, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करता है। फिर आप लिख सकते हो कि इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को क्या करता है, बचाता भी है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ब्लड के फंक्शंस में लिख सकते हैं। हमें लगता है कि अभी तक आपने जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पॉइंट्स हमने डील किया था, ब्लड वेसल्स और हार्ट, तो इसमें ब्लड पॉइंट्स क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, ब्लड वेसल्स पे। उसको भी हम इस तरह एक फॉर्मेट में पढ़ लेंगे। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली ट्यूब होते हैं बाय विच ब्लड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब आप लिख सकते हैं कि इट इज अ ट्यूब थ्रू विच ब्लड मूव, जिससे ब्लड मूव करता है। एक रास्ता होता है, एक रास्ता वे है जिस वे से ये ब्लड मूव करते हैं। ये एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, आप तीनों का चार्ट बना सकते हैं। एक आर्टरी होता है, आर्टरीज, दूसरा वेन्स होता है, तीसरा कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज। ये 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। अब इन सब के बारे में भी आप ये जान सकते हैं। पहला चीज कि ये जो है आर्टरी, ये क्या करता है, इट कैरी प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड को कैरी करता है। ये क्या करता है, इट कैरी इम्प्योर ब्लड। दूसरा चीज, प्योर ब्लड को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है। ये डीऑक्सीजनेटेड, ये इम्प्योर ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। तीसरा चीज कि ये जो आर्टरी है ये ब्लड कहाँ से कहाँ ले जाता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि आर्टरीज जो होते हैं इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स। ये देखिए हार्ट से सारे पार्ट्स में ब्लड ले जाता है, और यही इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये कि इट कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ये बॉडी से हार्ट तक ब्लड को ले जाता है। अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो आर्टरी होते हैं उनके प्रेशर, मतलब ब्लड के मूवमेंट का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है,
मतलब इट्स प्रेशर इज हाई, और इसके प्रेशर क्या होते हैं, लो होते हैं। फिर अगला पॉइंट इसी में फिर आगे आप बना सकते हैं, यहाँ पे आपको हम बता दें ऊपर के पॉइंट्स में कि जो आर्टरीज होते हैं उनके वाल जो होते हैं देयर वाल इज थिक, इसके वाल जो होते हैं वो मोटे होते हैं, और इसके वाल वेन के वाल क्या होते हैं, थीन होते हैं। अब यहाँ एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन देती है कि आर्टरीज का वाल थिक क्यों होता है। आप यहाँ देखिए, बिकॉज दे कंडक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड and due to that oxygenated blood their pressure becomes high. So for precautions of the wall of vessels they have a thick wall, उनके पास मोटा वाल होता है और इनके पास थिन वाल होता है। ये जो है बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में होते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डीप सीटेड, ये अंदर होते हैं, और इसको लिख सकते हैं सुपरफिशियल सीटेड, ये ऊपर होते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन दिखता है आपको दैट इज वेन, उसके नीचे होते हैं वो आर्टरीज होते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया आपको। दूसरा चीज यहाँ कैपिलरीज हैं, तो इनका कुछ खास फंक्शन नहीं है। ये क्या होते हैं, ये थिन ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स which connect vein to arteries। ये क्या करते हैं कि आर्टरीज और वेन को आपस में मिलाने का काम करते हैं कैपिलरीज। मेनली हम आर्टरी और वेन का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक आता है हार्ट। देखिए हार्ट के बारे में अगर बोला जाए तो पहला पॉइंट्स वाइज इसको अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट की इट इज मस्कुलर कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट इसका क्लियर हो रहा है कि ये जो है वो मस्कुलर है, मतलब इसमें मसल्स होते हैं। और क्लास 9 में आप टिश्यू में पढ़े होंगे कि हार्ट में कौन सा मसल्स होता है, कार्डियक मसल पढ़े होंगे आप। तो ये मस्कुलर, और इसका शेप जो होता है वो कोन शेप्ड होता है, कोनिकल होता है, ट्राइंगल भी आप कह सकते हैं, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। दूसरा चीज कि ये होता कहाँ है भाई, तो ये यहाँ होता है नहीं, यहाँ होता है नहीं, ये अपर पोर्शन ऑफ चेस्ट, ये चेस्ट के अपर पोर्शन में, मतलब आप लिख सकते हो कि लोकेटेड एट द अपर पोर्शन ऑफ चेस्ट। ये चेस्ट के अपर पोर्शन में होता है, और यहीं पे आप लिख सकते हैं इसका मेन फंक्शन क्या होता है। जनरली हार्ट का फंक्शन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हार्ट ब्लड को प्योर करता है या इम्प्योर करता है, ये सब कुछ नहीं है। हार्ट का मेन काम है पंपिंग करने। जैसे आप टैंक लगा दिए अपने घरों के सबसे ऊपर, और वहाँ पानी भेजने का काम कौन करता है, मोटर। सिमिलरली ये हार्ट वैसे ही मोटर के जैसा काम करता है। यहाँ प्योर फॉर्म में जब यहाँ ब्लड आ जाते हैं तो वो बॉडी के सारे पार्ट्स में क्या करते हैं, पंप कर देते हैं। तो यहाँ मेन फंक्शन आप क्या लिख देंगे कि इट्स मेन फंक्शन इज टू पंप ब्लड around all parts of बॉडी के सारे पार्ट्स में ये ब्लड क्या करता है, पंप करता है। तो ये इसका फंक्शन हुआ। अब इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में तो आप देखिए, सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ vein,
आर्टरीज, वेन आर्टरीज, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। बस हार्ट में यही चार पार्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट्स कह सकते हैं आप, या इसके मेंबर कह सकते हैं कि हार्ट जनरली फॉर्म फ्रॉम द 4 कंपोनेंट्स वेन, आर्टरीज, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। तो इसको अब हम डिटेल्स में इसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। आप यहाँ लिख लीजिए वेन, आर्टरीज, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। अब हार्ट बनाना आप देख लीजिए कैसे हार्ट बनता है, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। आप एक ऐसे सिंपल लाइन खींच लीजिए इस तरह का, दोनों तरफ निकला हुआ, और इसके जस्ट नीचे एक और इस तरह लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप ठीक थोड़ा सा इसी लाइन में थोड़ा सा बढ़ा के आगे एक और ट्यूब बना लीजिए, दोनों तरफ ऐसे बना लीजिए। अब आप क्या कीजिए कि इस ट्यूब को ऐसे ले जाके इससे मिला दीजिए, और इसको आप ऐसे यहाँ कर दीजिए। इस लाइन को और नीचे तक खींच लीजिए आप। सेम इसी तरह इसको भी इस तरह इससे मिला दीजिए, और इसको भी ऐसे ला के मिला दीजिए। अब इसको यहाँ से ऐसे कोनिकली ढंग से, कोनिकल रूप से ऊपर ले जाइए, इसको भी इधर खींच दीजिए। फिर यहाँ से भी इसको ऐसे कोनिकल रूप में ऐसे ले जाइए, और इसको ऐसे खींच दीजिए। तो ये आपको हम इसका आउटलाइन हार्ट का दिखा दिए। अब आपको करना क्या है कि चूंकि आपने इसमें ट्यूब दिखाया है, तो यहाँ पे इसका ऐसे ट्यूब को दिखा दीजिए। ये ट्यूब है, ऐसे दिखा दीजिए। ये आपका ऐसे 4 चैम्बर का हार्ट बना। इसमें एक डबल लेयर ऐसे बढ़ाएंगे हम, ऐसे दोनों तरफ से। यही कार्डियक मसल है, ये प्रोटेक्टिव सीट होता है, प्रोटेक्टिव सीट होता है, और इसी सीट को कार्डियक मसल भी कहा जाता है, कार्डियक मसल। अब इसके बीच ये जो वाल है, जो इस दोनों चैम्बर को अलग कर रहा है, इस वाल को हम क्या कहते हैं? सेप्टम। सेप्टम, ये नाम अब तक क्लियर हो रहा है। सेप्टम और प्रोटेक्टिव सीट क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम इन सब का नाम लिखेंगे। आप देखिए, इसके जो सबसे बीच वाला पोर्शन होता है उसको ऑरिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिकल। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑरिकल। अब देखिए, जो आपका राइट साइड है उसको आप लेफ्ट लिख देंगे, और जो राइट है, जो लेफ्ट है उसको राइट लिख देंगे। तो लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। क्लियर? ठीक इसके नीचे वाला जो ये चैम्बर बचा है, इसको आप लेफ्ट वेंट्रिकल लिख दीजिएगा। वेंट्रिकल, और इधर लिख दीजिएगा राइट वेंट्रिकल। ये नाम क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, इसमें क्या होती है? एक भाल्व लगी होती है दोनों ऑरिकल पे। तो जो राइट साइड के होते हैं उसको ट्राइस्कप भाल्व कहते हैं। आप यहाँ भाल्व केवल लिख दीजिए, और ये भी हुआ क्या चीज? भाल्व। दोनों भाल्व हो गए। इसमें बाइस्कप भाल्व होते हैं, इसमें ट्राइस्कप भाल्व होते हैं। दोनों भाल्व क्लियर हो गया। अब मेरा बचा ये 4 पोर्शन। तो आप सबसे पहले राइट हैंड साइड में ब्लड इंटर करते हैं। तो ब्लड इंटर करेंगे तो कहाँ से आएंगे? बॉडी से आएंगे। तो बॉडी से इम्प्योर ब्लड आते हैं, और इम्प्योर ब्लड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? वेन। तो ये जो वेन आप लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे मेन वेन। मेन वेन, और इसी का एक और नाम होता है वेना कावा। तो मेन वेन से ब्लड राइट ऑरिकल में आ रहा है। देखिए, राइट ऑरिकल से भाल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। फिर राइट वेंट्रिकल से पंप होते हुए ऊपर से निकलेगा। फिर यहाँ एक बाहर ट्यूब आया, तो इसको क्या करेंगे? जस्ट इसके वेन के ऊपर है, तो इसका नाम लिख देंगे पल्मोनरी
पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। इससे इम्प्योर ब्लड, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया है, देखिए बॉडी से जब भी ब्लड आएगा इम्प्योर आएगा, वो इम्प्योर ब्लड मेन वेन के थ्रू राइट ऑरिकल में आ रहा है, राइट ऑरिकल से वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर निकल रहा है, और ये बाहर निकल के कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, लंग्स में। आप ये लंग्स यहाँ बना सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं लंग्स, ये लंग्स। अब ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पहुंचा, लंग्स में, और लंग्स का मेन काम क्या है, ब्लड प्यूरिफिकेशन। तो ये ब्लड प्योर करके फिर ये कहाँ लाता है, ये ब्लड को लेके आता है कहाँ पे, इसमें। तो इस ट्यूब को कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये देखिए वेन का थोड़ा सा फंक्शन यहाँ चेंज हो रहा है, और आर्टरी का भी यहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है। आप शुरू में पढ़े हो कि आर्टरी प्योर ब्लड कंडक्ट करता है, वेन इम्प्योर करता है, लेकिन जहाँ उसके नाम में पल्मोनरी वर्ड्स जुट जाए तो आप समझिएगा कि उसका फंक्शन चेंज हो गया। जैसे देखिए यहाँ पल्मोनरी आर्टरी हुआ, तो ये कैसा ब्लड लेके कंडक्ट कर रहा है, इम्प्योर। ये इम्प्योर ब्लड कंडक्ट करते कहाँ ले जा रहा है, लंग्स में। लंग्स उसको प्योर किया, तो प्योर अब ब्लड अब हार्ट में आने जा रहा है, तो फिर वेन से आ रहा है। तो देखिए इसमें पल्मोनरी वर्ड्स लग गया, मतलब ये प्योर ब्लड आ गया। अब ये प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर यहाँ से निकलेगा। तो अब यही मेन जो ट्यूब है जिससे ब्लड बॉडी में आता है, बॉडी में आएगा, तो यही होता है आर्टरी। तो इसको मेन आर्टरी कहा जाता है, मेन आर्टरी। इसी को एरोटा भी कहा जाता है, एरोटा। तो मेन आर्टरी से ब्लड फिर बॉडी में आया, बॉडी से फिर इम्प्योर ब्लड निकला, फिर मेन वेन होते हुए राइट ऑरिकल में, राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन में, ऐसे होते हुए ब्लड सर्कुलेशन होती है। अब इसको हम एक चार्ट वाइज बताते हैं आपको। अगर फिगर क्लियर हो गया तो गुड। आपको एक शॉर्ट फॉर्म में भी फिगर बनाना सिखा दे रहे हैं हम, ये क्लियर होगा आपका। अब देखिए आपको एक एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं, कैसे हार्ट को आप समझेंगे। ये देखिए, ये सिंपली आप ऐसे खींच लीजिए, 2 ट्यूब लगा दीजिए, फिर एक इधर बना दीजिए, बस इसको जाके इससे मिला के इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे मिला के इस तरह ऐसे कर दीजिए। बीच वाला पोर्शन आपको याद होना चाहिए, ये ऐसे जाएगा और इधर बंद कर देगा। सेम इसी तरह ये भी बीच में ऐसे जाएगा और इसको